वार्म वेलकम टू झलक। आई एम पायल पवार और आज इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की सारी खबरों पर, जो कि है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नेशनल न्यूज की। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। The union government has granted approval for the draft Digital Personal Data Bill, which is expected to be presented before Parliament during the upcoming monsoon session. यानी कि केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसे आने वाले मॉनसून सेशन के दौरान संसद के समक्ष पेश किए जाने की उम्मीद है। 6 years after the Supreme Court declared privacy as a fundamental right, the law will become India's core data governance framework. यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित करने के 6 साल बाद ये कानून भारत का मुख्य डेटा प्रशासन ढांचा बन जाएगा। ये विधेयक डेटा प्रोटेक्शन को उल्लंघन करने वाले संगठनों पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का अधिकार देता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने का प्रावधान है। और ऑनलाइन and offline data will fall under the legal domains of this bill. The drafted bill aims to provide consent-based data collection technique, quality and governance. PM unveils 29 projects in Varanasi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में यानी कि वाराणसी की जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 12,100 करोड़ रुपए की 29 विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है, उनको अनवील किया है। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर रेलवे स्टेशन लाइन थी, जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने 3 रेलवे लाइंस भी राष्ट्र को समर्पित की, जिन्हें 990 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इलेक्ट्रीफाइड या डबल किया गया है। इनमें गाजीपुर सिटी औरिहार रेल लाइन, औरिहार जौनपुर रेल लाइन और भटनी औरिहार रेल लाइन शामिल हैं। These projects have helped in achieving 100% electrification of railway lines in उत्तर प्रदेश। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने 2,750 करोड़ रुपए की लागत से तैयार NH56 के वाराणसी जौनपुर खंड के 4 लेन चौड़ी यानी वाइडनिंग सड़क जो है वो राष्ट्र को समर्पित की है, जिससे वाराणसी लखनऊ तक की यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। पीएम ने जल जीवन मिशन के तहत 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाली 152 ग्रामीण पेयजल योजनाओं की आधारशिला भी रखी है। These initiatives spanning various sectors reflect the government's focus on transforming the city and fostering growth in key areas such as infrastructure, education, and more. During the event, the Prime Minister also distributed PM Swanidhi loans, keys to PMAY rural houses, and Ayushman Bharat cards to beneficiaries in Uttar Pradesh. Vande Bharat trains. पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों, जिनमें गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से होकर गुजरेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के महत्वपूर्ण शहरों के लिए रेल परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार होगा। जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए जोधपुर आबू रोड और अहमदाबाद जैसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस तक रेल परिवहन कनेक्टिविटी का विस्तार करेगी। The foundation stone for the redevelopment of Gorakhpur railway station at a cost of about rupees 498 crore has also been laid. After being redeveloped, passengers at Gorakhpur railway station will get world-class facilities. Economy, 50th meeting of GST Council. अपनी 50वीं बैठक में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल ने कई तरह की वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव किए और ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोज और हॉर्स रेसिंग के लिए कर उपचार का समाधान किया। The GST Council has made the revisions to the tax rates, such as the tax rate of uncooked or unfried snack pellets and fish-soluble paste was reduced from 18% to 5%. The tax rate of imitation zari thread or yarn was reduced from 12% to 5%, and the tax rate of food and beverages consumed inside cinema halls was set at 5% without the tax credits, as opposed to the previous 18% on cinema services. जीएसटी काउंसिल ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और खास चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी से छूट दे दी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आईआईटी कानपुर प्रिपेयर्ड सुसाइड ड्रोन। दुश्मनों की तलाश की जानकारी देने वाले ड्रोन के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद अब आईआईटी कानपुर ने एक सुसाइड ड्रोन विकसित किया है। ये ड्रोन 100 किलोमीटर तक 6 किलोग्राम तक का पेलोड पहुंचा सकता है।
ये एल्गोरिदम के हिसाब से चलता है और इसका मतलब ये है कि ये खुद निर्णय लेने में सक्षम होगा, कोई भी डिसीजन खुद ले सकता है और इसे बेस स्टेशन से दूर से भी कंट्रोल किया जा सकेगा। ये जो ड्रोन है ये निर्धारित लक्ष्य से केवल 2 मीटर तक ही बदल सकता है। Apart from day, it is also capable of flying at night. It has been developed with indigenous technology and artificial intelligence technology. Changes will be possible in this drone according to the needs of the army. The drone will be fully ready after 6 months of trial. Nari Adalats. The introduction of Nari Adalats as women-only courts for alternative dispute resolution marks a significant step towards empowering women and addressing gender inequalities in India. वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए केवल महिला अदालतों के रूप में नारी अदालतों की शुरुआत भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक असमानताओं यानी जेंडर इनइक्वालिटीज को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार नारी अदालत नामक एक अभूतपूर्व पहल शुरू कर रही है जो ग्रामीण स्तर पर स्थापित केवल महिलाओं के लिए अदालतें हैं। These courts serve as an alternative dispute resolution forum for issues such as domestic violence, property rights, and challenging the patriarchal system. पारंपरिक न्यायिक प्रणाली के बाहर समाधान के लिए एक मंच प्रदान करके सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और जेंडर जस्टिस को बढ़ावा देना है। The Ministry of Women and Child Development under the Sampan sub-scheme of Mission Shakti will implement the Nari Adalats. Initially launched as a pilot project in 50 villages in Assam and Jammu and Kashmir, the initiative will expand to the entire country in the next 6 months. Chandrayaan-3. The launch of Chandrayaan-3 took place at 14 July 2023 at 2:35 p.m. The rover is likely to land on the moon on August 23, 2023. इसरो के अनुसार चंद्रयान-3 मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य जो हैं वो है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना, चंद्रमा पर रोवर संचालन का प्रदर्शन करना और चंद्र सतह पर ऑन साइट एक्सपेरिमेंट्स का संचालन करना। अब जानते हैं कि इंडिया के लिए चंद्रयान-3 के एडवांटेजेस क्या हैं। क्योंकि इस तरह के मिशन में केवल कुछ ही देश सफल हुए हैं, चंद्रयान-3 की सफलता से दुनिया के सामने स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत की तकनीकी शक्ति और साहसिक महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करेगी। एक बार सफल होने पर यह भारत को अमेरिका, रूस और चीन के साथ शीर्ष लीग में ले जा सकता है। Just a couple of years ago, India's space economy was valued at over $9.6 billion in 2020. By 2025, this could go up to $13 billion according to EY India. अगर चंद्रयान-3 का लॉन्च जो है वो सफल हो जाता है तो इससे इन्वेस्टर्स का विश्वास जो है वो बढ़ सकता है और स्पेस टेक्नोलॉजी में ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आकर्षित ही कर सकता है। इससे उद्योगों को इस तरह का फायदा होगा कि ये कॉस्ट एफिशिएंट है और हाईली रिलायबल स्पेसवेयर हार्डवेयर को बढ़ावा देगा जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग ने इस मिशन के लिए आपूर्ति की है, जिससे उद्योग में राजस्व प्रवाह और निवेश बढ़ेगा। Increased private sector involvement can lead to the emergence of new startups, businesses, and job opportunities, further driving economic growth and innovation. The data collected by Chandrayaan-3 will prove to be crucial in the larger scheme of lunar exploration initiatives in the future. अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। इंडिया जॉइंस चैंपियंस ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप। भारत यूएन सेक्रेटरी जनरल के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। GCRG की स्थापना मार्च 2022 में फूड सिक्योरिटी, एनर्जी और फाइनेंस में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए की गई थी। India received an invitation from UN Secretary General Antonio Guterres to join the Champions Group of the GCRG. The Champions Group currently includes heads of governments from Bangladesh, Barbados, Denmark, Germany, Indonesia, and Senegal. India's inclusion in the group will strengthen the collective efforts of the United Nations in finding result-oriented solutions, particularly for developing countries. Potato import from Bhutan. Minister of Commerce and Industry has permitted the extension of potato imports from Bhutan without any licensing requirement until June 2024. Directorate General of Foreign Trade has issued a notification declaring that the import of potatoes from Bhutan will continue without the need for an import license until June 30, 2024. इस डिसीजन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड संबंधों को बढ़ावा देते हुए पोटैटो यानी आलू की स्थिर आपूर्ति बनाए रखना है। In a separation notification, the DGFT has also announced the permission to import 17,000 metric tons of fresh areca nut from Bhutan without the condition of a minimum import price. PM Modi to be guest of honor for France's Bastille Day. Prime Minister Narendra Modi has been invited as the guest of honor for France's Bastille Day celebrations
to pave the way for enhanced strategic and economic ties, fostering mutual growth. यानी आपसी विकास को बढ़ावा देने, रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के बैस्टिल दिवस समारोह के सम्माननीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। बैस्टिल दिवस सैन्य परेड में भारतीय सेनाओं की भागीदारी देखी जाएगी, जो फ्रांस और भारत के बीच मजबूत रणनीतिक गठबंधन पर जोर देगी। Bastille Day, celebrated annually on July 14, holds historical significance for France. It commemorates the storming of the Bastille prison by revolutionary insurgents in 1789, a pivotal event in the French Revolution. पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच पेरिस में होने वाली बैठक से भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी और बढ़ने की उम्मीद है। First ever meeting on threats of AI. The UN Security Council will host the first meeting on the potential threats of artificial intelligence to international peace and security, organized by UK. इस आयोजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के बारे में जबरदस्त संभावनाएं और बड़े जोखिम भी नजर आ रहे हैं। The meeting will be held on July 18 as the centerpiece of Council's presidency, announced by the UK Ambassador Barbara Woodward. International AI expert and Secretary General Antonio Guterres will provide briefing on the AI, which last month called the alarm bells over the most advanced form of AI, deafening and loudest from its developers. Navantia L&T signed Pact to join P-75 submarine program. Spain's Navantia, Larsen and Tubro signed the teaming agreement in the premises of Spanish Embassy on July 10. आपको बता दें, समझौते पर L&T के MD और CEO एन सुब्रमण्यम और नेवल कंस्ट्रक्शन के उपाध्यक्ष और बोर्ड नवंतिया के सदस्य ऑगस्टिन एल्वारेज ब्लांको की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। Project 75-1 of the Indian Navy requires the Indian bidder to tie up with foreign collaborator and execute the program for delivery of 6 conventional submarines equipped with air-independent propulsion. Project 75-1 is considered to be India's largest defence acquisition project, with the expected at over Euro 4.8 billion. It would be the first project to be processed under the ambitious strategic partnership. आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की योजनाबद्ध खरीद और सशस्त्र बलों की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए जटिल हथियार प्रणाली के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करना है। बांग्लादेश और भारत के बीच रुपए में व्यापार लेन देन का शुभारंभ क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन दर्शाता है। बांग्लादेश और भारत ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को मजबूत करने के उद्देश्य से रुपये में व्यापार लेन देन शुरू किया है। ये द्विपक्षीय व्यापार समझौता बांग्लादेश के लिए एक इम्पोर्टेंट मील का पत्थर है, जो किसी विदेशी देश के साथ व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी डॉलर से आगे बढ़ रहा है। ये कदम भारत और बांग्लादेशों के बीच आपसी लाभ को बढ़ावा देते हुए विकास और आर्थिक सहयोग का प्रतीक है। नॉर्थ कोरिया लॉन्चेस बैलिस्टिक मिसाइल। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, जिसकी पुष्टि दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जापान की सेना के बयानों से हुई है। Ballistic missile is a rocket-propelled, self-guided strategic weapon system that follows a ballistic trajectory to deliver a payload from its launch site to a predetermined target. North Korea is barred from testing ballistic missiles and nuclear weapons under international law. The International Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation, also known as the Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation, is a political initiative aimed at globally curbing ballistic missile proliferation. Information Technology Open Kylin. China launched country's first open source desktop operating system named as Open Kylin 1.0 with the motive to create an independent software system and cut reliance on US technology. The launch of Open Kylin, an open source desktop system, marked the country's latest effort in developing homegrown software which reduces reliance on Western technologies. Open Kylin 1.0 is an open source desktop software developed by a group of Chinese companies which is mainly headed by China Electronic Corporation. आपको बता दें, Open Kylin का लॉन्च घरेलू सॉफ्टवेयर के विकास में नवीनतम प्रयास माना जाता है। नए बुनियादी ढांचे के निर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए घरेलू सॉफ्टवेयर को एक स्तंभ के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनेशनलाइजेशन of rupee. RBI appointed working group recommended inclusion of the rupee in the special drawing rights basket and recalibration of the foreign portfolio investor regime to accelerate the pace of internationalization of the rupee.
Internationalization of rupees is a process that involves increasing use of local currency in the cross-border transactions. Appreciate currency value can lead to increased convenience and reduced transaction costs for businesses and individuals dealing with India. The increased demand for the currency in global markets can help reduce volatility, making it more predictable and reliable for international transactions. इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए रुपए को बढ़ावा देना और फिर अन्य चालू खाता लेन देन के बाद पूंजी खाता लेन देन में इसका उपयोग शामिल है। अब बात करते हैं पीपल इन न्यूज की, यानी कि जो लोग इस हफ्ते की सुर्खियों में बने रहे और किस वजह से सुर्खियों में बने रहे, आइए जानते हैं। लातविया के पूर्व विदेश मंत्री एडगर्स रिंकेविक्स ने 1991 में अपनी आजादी के बाद से लातविया के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। Known for his firm stance on Russia and support for Ukraine, Rinkevich assumes the presidency for a 4-year term following the departure of Egils Levits, the previous president who did not seek re-election. G.K. Satish. रशियन एनर्जी जायंट रोजनेफ्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पूर्व निदेशक गोविंद कोटेस सतीश को अपने बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त करके भारत के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। Govind Kotis Satish has been appointed as a board member of Rosneft, announced in an annual general meeting of Rosneft held on June 30. Satish has over 30-year experience in the Indian Oil in the areas of marketing operations, logistics, business development, international trade, natural gas business, and human resources. Satish has retired from the post of Director of Business Development at IOC in 2021 at the age of 62. Additionally, Satish also holds the position of chairman at Indian Oil Adani Gas Private Limited, which is developing city gas distributing networks in various cities across the country. P. Vasudevan. RBI has appointed P. Vasudevan as an executive director. His appointment is effective from July 3, 2023. कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले वासुदेवन भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक हैं। He has over a span of nearly 30 years in the Reserve Bank, served in supervision of banks and non-banking financial companies, payments and settlement systems and other areas in the Reserve Bank, including a stint as member of faculty in the Bankers Training College. K. Rajaraman. Telecom Secretary K. Rajaraman appointed as a new IFSCA chairman by Central. टेलीकॉम सेक्रेटरी के राजरमन को सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है एंड ही विल टेक ओवर फ्रॉम एनजेटी श्रीनिवास हु सर्व्ड एज द इनॉग्रल चेयरपर्सन सिंस 2020. नीरजा प्रभाकर. Neerja Prabhakar has become the chairman of the Research Advisory Committee of the ICAR Indian Institute of Oil Palm Research. The significant appointment, effective from June 30, will see Mrs. Prabhakar leading a 10-member committee for a 3-year term. अभिजीत चक्रवर्ती. देश के सबसे बड़े शुद्ध प्ले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता SBI Cards and Payment Services ने अभिजीत चक्रवर्ती को MD और CEO नियुक्त किया है. उज्जल भुयान. Telangana Chief Justice Ujjal Bhuyan has been appointed as judges of the Supreme Court by the President. S. Venkat Narayan Bhatti. S. Venkat Narayan Bhatti has been appointed as judge of the Supreme Court by the President. He has appointed as a judge of High Court of Andhra Pradesh on April 12, 2013 and is the senior most in his parent High Court. He was transferred to the Kerala High Court in March 2019 and is presently serving as Chief Justice there since June 1, 2023. So friends, that's it for today. मिलते हैं next week झलक में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या किसी भी तरह से यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर. Also, subscribe to our channel for more videos like this and don't forget to hit the bell icon for updates. Thank you.